द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि न्यूट्रॉन तारे क्या होते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा के लगभग मध्य में विचित्र प्रकार के न्यूट्रॉन तारे का चित्र लिया है। तो इस वजह से न्यूट्रॉन तारे चर्चा में हैं। आइए देखते हैं। खगोलविदों ने हाल ही में आकाशगंगा के हृदय के पास छिपे हुए 10 विचित्र मृत तारे या न्यूट्रॉन तारे की खोज की। न्यूट्रॉन तारे बहुत ही सघन आकाशीय पिंड हैं जो तब बनते हैं जब किसी विशाल तारे का ईंधन समाप्त हो जाता है और वह ढह जाता है। ढहने का मतलब है कि जैसे इसको आप इस तरीके समझ सकते हैं कि जब कोई तारा बन रहा होता है, नया तारा बनता है, उस बनने की प्रक्रिया के दौरान कई प्रकार की चीजें बनती हैं और तारे बनने के कई तरीके होते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि कोई तारा सुपरनोवा विस्फोट होता है, तो सुपरनोवा विस्फोट के बाद उसके विखंडन से कई प्रकार के पदार्थ बनते हैं। ब्रह्मांडीय पिंड जो भी होते हैं, वो उसी के विखंडन से बने हुए कई सारे पिंड होते हैं। उसी में ब्लैक होल है, उसी में नया तारा है, उसी में यही न्यूट्रॉन तारा भी है, उसी में पल्सर भी है, उसी में व्हाइट ड्वार्फ भी है। तो ये सारे जो पिंड दिखते हैं, ये सब के सब शुरुआती अवस्था में एक तारे से निर्माण शुरू हुआ था, यानी कि जिसको सिंगुलैरिटी कहते हैं। तो सिंगल पॉइंट था जहाँ से ये ब्रह्मांड बनना शुरू हुआ था। फिर उसमें लगातार विस्फोट सिद्धांत में पढ़े होंगे कि तारे में विस्फोट होता गया और नया तारा बनता गया और इस तरीके से संपूर्ण ब्रह्मांड का फैलाव होता गया। उसी में आकाशगंगा से लेकर के तारों का समूह या सौर मंडल या सारी चीजें बनी। उसी दौरान जब कोई तारा सुपरनोवा विस्फोट होता है, उसके द्रव्यमान में जो मुख्य चीज है द्रव्यमान 1.4 ms जिसको हम कहते हैं कि 1.4 ms जो है वो चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। चंद्रशेखर सीमा के आसपास अगर किसी पिंड का द्रव्यमान है उस सुपरनोवा विस्फोट के बाद, तो वो एक नया तारा बन जाएगा। और उससे अगर कम है द्रव्यमान, तो वही या तो वो तारा बुझ जाएगा या न्यूट्रॉन तारा के रूप में उसका निर्माण हो जाएगा। वही व्हाइट ड्वार्फ भी बन जाता है बुझ करके, और वही न्यूट्रॉन तारा भी बनता है और वही पल्सर के रूप में भी डेवलप हो सकता है। ये उसके पदार्थ के अपनी अवस्था के ऊपर निर्भर है। और अगर वो कई गुना ज्यादा द्रव्यमान का है, 1.4 ms से कई गुना ज्यादा द्रव्यमान का है, तो वो जब एक ही जगह पे संकुचित होता है, संकेंद्रण एक जगह होता है उसका, तो उसका घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वही ब्लैक होल का निर्माण करता है। तो ये इसी तरीके से कई प्रकार के पिंड बनते हैं इस ब्रह्मांड में। अब है कि एक तारा जो बुझने की ओर है, मान लें कि ये एक तारा है, तो इसमें तारे का गुण क्या है कि ये केंद्र में उसके नाभिकीय संलयन की क्रिया चल रही है। नाभिकीय संलयन की क्रिया चलने से क्या होता है कि ये केंद्र से एक बल कार्य करता है बाहर की ओर और बाहर से एक बल कार्य करता है अंदर की ओर। ये क्रिया लगातार चलती रहती है क्योंकि ये तारे का ईंधन है। ये स्वयं तारा केंद्र में नाभिकीय संलयन की क्रिया चल रही है और इसके बाहर बाहर जो तत्व है, मान लीजिए जैसे हमारा सूर्य है, उस सूर्य में मूल रूप से हाइड्रोजन और हीलियम इसकी प्रधानता है। तो हमारा जो सूर्य है, उस सूर्य के चारों तरफ आप देखेंगे तो हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा कुछ नहीं है। अभी फिलहाल में ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये दो गैसों की प्रधानता होगी अभी। तो हाइड्रोजन जो होगा वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा होगा, इसलिए पूरा का पूरा हाइड्रोजन चारों तरफ के जो भी होंगे वो इसके लिए ईंधन का काम करेंगे, तो वो उसको खींचेगा अंदर और संलयन की क्रिया करेगा, और संलयन की क्रिया के बाद जो ऊर्जा मुक्त करेगा वो बाहर की ओर धकेलेगा। तो ये बाहर की ओर जाना और अंदर की ओर खींचना, ये दोनों कार्य जारी रहते हैं। लेकिन जब ये कार्य बंद हो जाएगा, यानी कि नाभिकीय संलयन की क्रिया बंद हो जाएगी, तो ये बाहर से जो अंदर जाने की क्रिया थी वो तो बनी रहेगी, क्योंकि ये घूर्णन की क्रिया है और लगातार घूर्णन की वजह से बाहर का प्रेशर कार्य करेगा। लेकिन अंदर से जो बाहर की ओर फेंक रहा था, यानी कि उसमें जो ईंधन निकल रहा था, वो गायब हो जाएगा क्योंकि ये नाभिकीय संलयन की क्रिया इसमें बंद हो गई। इस वजह से क्या होगा कि इसका जो कोर होगा वो ढह जाएगा, इसका केंद्रीय क्षेत्र जो होगा वो ढह जाएगा। जो एक बाहर से एक पावर कार्य कर रहा था उसके कोर में, वो कोर अब कुछ रह नहीं जाएगा, वो पूरा का पूरा ढह करके एक सामान्य ऐसा पिंड बन जाएगा जिसका संकेंद्रण इतना ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, एक बाहर से भी प्रेशर समाप्त हो जाएगा और अंदर का भी एक प्रेशर समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ढह जाएगा कि उसका नाभिक भी समाप्त हो जाएगा। और नाभिक में क्या होगा कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक साथ मिलकर न्यूट्रॉन में बदल जाएंगे। इस वजह से ये जो पिंड है वो न्यूट्रॉन तारे के रूप में पहचान अपनी बनाता है। इसी को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं।
तो जब केंद्र ढह जाता है और ये जो पिंड बन रहा होता है, इसके बाहर का जो प्रेशर है, जो बाहर कार्य कर रहा था, वो भी धीरे-धीरे उड़ना शुरू हो जाता है। उड़ने से ये छोटे से एरिया में संकेंद्रित हो जाता है, तो इसका आकार भी बहुत ही छोटा हो जाता है। तो बाहर का प्रभाव भी समाप्त और अंदर का भी प्रभाव समाप्त है। इस वजह से न्यूट्रॉन तारा पिंड देखने में छोटा होता है और ये लगभग 12 किलोमीटर के व्यास का होता है। तो ये न्यूट्रॉन तारा के बनने के एक सिस्टम थे जो आकाशगंगाओं में पाए जाते हैं। अभी जो आकाशगंगा मिला वो ये न्यूट्रॉन तारा मिला वो इस टाइप का मिला। तो ये विचित्र टाइप का देखने को मिल रहा है। अब आगे देखें, इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.18 से लेकर 1.97 गुना के बीच है। तो ये इस बीच में होता है, लेकिन ज्यादातर 1.4 ms जो हम कह रहे हैं सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना, वो नए तारे के बनने के लिए है, लेकिन सभी के सभी नए तारे बनते नहीं है। उसी में से कुछ जो है वो न्यूट्रॉन तारे बन जाते हैं जो 1.4 ms और उससे कुछ ज्यादा है। तो लेकिन अधिकांश का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.35 गुना है, यानी कि 1.4 ms से कम है। कई न्यूट्रॉन तारे संभवतः पता लगाने योग्य नहीं होते क्योंकि वे पर्याप्त विकिरण उत्सर्जित नहीं करते। यानी कि विकिरण जब तक उत्सर्जित नहीं करेगा, दूर बैठे अगर हम किसी पदार्थ को देखना चाहते हैं तो उसमें विकिरण अगर हो पाता है तभी हम देख पाते हैं, इसलिए वो पता नहीं चल पाता। अधिकांश न्यूट्रॉन तारे पल्सर के रूप में देखे जाते हैं। पल्सर समझिए कि क्या है। पल्सर एक घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं जिनमें बहुत नियमित अंतराल पर विकिरण की तरंगें निकलती हुई दिखाई देती हैं, जो आमतौर पर मिली सेकंड से लेकर सेकंड तक होते हैं। पल्सर में बहुत ही शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जो दो चुंबकीय ध्रुवों के साथ कणों के जेट को बाहर की ओर प्रवाहित करते हैं। अब इसको एक वीडियो से आप समझ सकते हैं। ये देखें, ये है पल्सर। अब इसमें इसका ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये लगातार बना रहता है और ये जहां जहां जैसे जैसे घूर्णन करेगा, ये जो गोला आप देख रहे हैं ये सब इसका गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव क्षेत्र है। ये लगातार वैसे ही बना रहेगा, जैसे जैसे ये घूर्णन करेगा उसी उसी एरिया में ये स्थायी रूप से बना रहेगा। और ये जो किरणें देख रहे हैं यही है इसका पल्स, जैसे चलते हैं वैसे ही ये इससे किरणें निकलती रहती हैं, इसलिए पल्स के आधार पर इसका नाम पल्सर पड़ा है। तो किरणों का एक पल्स है जो यहाँ से निकलता रहता है थोड़ी थोड़ी देर पर, जैसे नाड़ी चलती है आदमी की वैसे ही इससे कुछ कुछ सेकंड से भी कभी कभी कम ये में अंतराल पे ये किरणें निकलती रहती हैं, इसलिए इसको पल्सर कहते हैं। और ये है न्यूट्रॉन तारा ही, न्यूट्रॉन तारे का ही टाइप है पल्सर। तो ये था न्यूट्रॉन तारा। आगे देखें, न्यूट्रॉन तारे को घूर्णन रेडियो ट्रांजिट यानी RRAT और मैग्नेटर्स नामक वस्तुओं के रूप में भी देखा जाता है। RRAT ऐसे स्रोत हैं जो एकल रेडियो विस्फोट उत्सर्जित करते हैं, लेकिन अनियमित अंतराल पर 4 मिनट से लेकर 3 घंटे तक RRAT घटना के कारण इतने घंटे तक होते हैं। RRAT घटना का कारण अभी भी अज्ञात है। मैग्नेटर्स क्या होता है? तो मैग्नेटर्स न्यूट्रॉन तारे ही होते हैं जिनका चुंबकीय क्षेत्र अत्यंत उच्च होता है, जो स्थलीय चुंबकीय क्षेत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। तो ये उसी न्यूट्रॉन तारे के हिस्से हैं और ये उसी का जो निर्माण का हिस्सा है, उसी का ये न्यूट्रॉन तारे में ही ये चीजें देखी जाती है। तो ये था न्यूट्रॉन तारा बनने की क्रिया और वैज्ञानिकों के द्वारा जो खोजा गया न्यूट्रॉन तारा या मृत तारा, उसका ये टाइप है। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।